नमस्कार। आज एक बहुत ही चर्चित और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कहानी कह लें, घटनाक्रम कह लें, कुछ भी कह लें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपको एक जानना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप कंपटीटर हैं तब तो फिर आपके लिए सोने पर सुहागा है, और अगर कंपटीटर नहीं भी तब भी आपको जानना चाहिए, और आपने सुना भी होगा, लेकिन एकदम पूरी एक कहानी के फॉर्मेट में आपको बताएंगे। और वो कहानी है काकोरी कांड, जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। यानी अगर आपसे आप पूछा जाए काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो आपको एग्जाम में लगाना है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को, और आज है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज है 4 अगस्त 2025। यानी ठीक 5 दिन के बाद इस घटना को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और जब किसी घटना को 100 साल पूरे होते हैं तो वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और ये घटना ही ऐसी थी कि इसको तो हमेशा पूछा जाता रहा, अभी पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये घटना एक तरीके से इसमें बहुत कह सकते हैं अंग्रेजी साम्राज्य को हिला के रख दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर घटना कैसे शुरू हुई, इसकी भूमिका क्या थी। इस घटना को पढ़ने जानने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं, यानी करीब करीब 3 साल पहले। जब आप 3 साल पहले जाएंगे तो 1922 में, उस जमाने में आप एक नाम सुने होंगे कि असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा। और असहयोग आंदोलन का मतलब सरकार से किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और गांधी जी का मकसद ये था कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी उसमें कोई हिंसा की जगह नहीं थी उनके हिसाब से। उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक जगह पड़ती चौरी चौरा, वहां पर एक हिंसक घटना घट गई, जिसके वजह से गांधी जी ने ये जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग से लेके नौजवान तबके को ये बहुत खराब लगी बात कि यह आंदोलन बिल्कुल एकदम अपने पीक पे था और गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय होती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये बात काफ़ी उनको दुख हुआ, ये कह सकते हैं उनके मन में रोष पैदा हुआ कि ऐसे तो बिल्कुल, जब आंदोलन बिल्कुल पीक पे था हम कुछ कर सकते थे, गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। तो उसमें जो यंग तबका था, खासतौर से जो कह सकते हैं नौजवान, और नौजवान इंसान का जानते हैं हमेशा खून गर्म होता है, तो नौजवान वर्ग में इसमें उनके बहुत सारे लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम लोग अब क्रांतिकारी गतिविधियों से ही भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करें अंग्रेजों से। तो इसी सिलसिले में आगे चलकर 1924 में एक संगठन बनता है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसमें बहुत सारे उसके सदस्य रहते हैं, जिसे अभी नाम आगे बताएंगे। अब इस संगठन का काम ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा जाए। अब बात यहां पर यह आई कि क्रांतिकारी गतिविधियां तो करेंगे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सबसे बड़ी बात पैसा। अब आप सोचेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए आपको गोला बारूद की ज़रूरत पड़ेगी। अब गोला बारूद लाने के लिए कहाँ से पैसा, उसके चाहिए पैसा। अब पैसा कहाँ से आए? तो अब इस पैसे को या तो भाई, उस जमाने में कोई ऐसा था ना, तो बैंक रहे होंगे या कुछ ऐसा रहा होगा, तो उस या तो पैसे को लेने के लिए क्या करो, जो आम पब्लिक थी, यानी हम ही अपने भारतीय समाज के लोगों को लूटो। उससे क्या होगा, एक मैसेज खराब जाएगा, छवि खराब जाएगी, लोग कहेंगे ये तो अपने लोगों को लूट रहे हैं, कैसे ये देश को आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, यानी खराब मैसेज जाएगा। उसी दौरान जो कि इस काकोरी घटनाक्रम के सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सदस्य थे इस घटनाक्रम में, या कह सकते हैं मेन सूत्रधार थे, वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।
तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब कहीं पर ट्रेन से जा रहे होंगे, उसी के आसपास की घटना रही होगी कभी। तो उन्होंने एक बार ये देखा कि ट्रेन जब से ही स्टेशन पे रुकती है तो स्टेशन मास्टर कुछ थैली में लेके लाता है और गार्ड के डिब्बे में एक बॉक्स रखा है लोहे का, उसमें वो डाल देता है। फिर इसी तरीके से कई स्टेशनों पर उन्होंने देखा कि गार्ड के डिब्बे में स्टेशन मास्टर कुछ थैले मिला के उसमें डाल देता है और बक्सा लोहे का, ताला लगा हुआ है। तो पंडित जी के समझ में आया कि हो न हो इसमें रुपया है, और था भी रुपया, क्योंकि सारा रुपया कलेक्शन होकर लखनऊ जाता था। वो ट्रेन भी लखनऊ जा रही, जिसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनके मन में आया कि हम लोग छोटी मोटी घटनाओं में बदनाम भी होंगे, कुछ हासिल भी नहीं, कुछ खास होगा, क्यों ना एक ही बार में जो है सरकारें कुछ लूट लिया जाए। सोनार की खुट और लोहार का एक ही बार में काम हो जाएगा। तो इसकी पूरी प्लानिंग की गई कि आखिर यही काम, इसमें इसी से ये सबसे अच्छा तरीका है। और इस प्लानिंग में बहुत सारे लोग जो है इनके सहयोगी शामिल। इसका पूरा प्लानिंग तैयार हुई। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहीं के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां रहने वाले थे, और भी सदस्य थे यहाँ के। लेकिन ये जो बड़े नाम जैसे जो आते हैं अमूमन, तो ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि अशफाकुल्ला खां के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, इन्हीं के घर पे 8 अगस्त को एक पूरी तरीके से कार्य योजना बनी कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा, कि यानी कौन सा काम करेगा, ये घटना कहाँ पर अंजाम दी जाएगी, घटना के अंजाम के बाद हम लोग क्या करेंगे और कैसे कैसे अंजाम देंगे। यानी पूरी तरीके से कह सकते ना होमवर्क कर लिया। अब जो जैसा कि अभी हमने कहा, उस जमाने में जो अशफाकुल्ला खां थे और भी बहुत सारे लोग बिल्कुल एकदम यंग थे, 25, 26, 27 साल की उम्र रही होगी। तो एक तो अशफाकुल्ला खां बिल्कुल एकदम बहुत फिजिकली फिट थे। दूसरी बात, ये इनको मतलब इसमें बंदूक या इसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल थी चलाने में। तो कहा यह जाता है इनमें, जैसे बहुत जब ट्रेन लूटेंगे तो ऐसा था ना लठ लेके पहुंच जाएंगे, हाँ रोको ट्रेन लूट रही है। तो कुछ लोगों के पास पिस्टल भी होंगे, कुछ के पास, और नहीं पूरा खाका तैयार हुआ। तो इन्हीं अशफाकुल्ला खां को भी ये जिम्मेदारी थी कि इनके पास भी पिस्टल रहेगा, और भी बहुत सारे जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास भी। तो ये सारी पूरी तैयारी के साथ शाहजहांपुर से ट्रेन पर सवार होते हैं, और ट्रेन जो थी वो सहारनपुर से जा रही थी लखनऊ। उसका नाम है 8 डाउन पैसेंजर, यानी 8 डाउन एक्सप्रेस कहा जाता है, लेकिन वो पैसेंजर गाड़ी थी जो कि छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकती है। ये गाड़ी शाहजहांपुर से चली, शाहजहांपुर से हरदोई के बाद जैसे आगे जानते होंगे संडीला, बालामऊ, ये सब पड़ता है। तो काकोरी जो है वो लखनऊ से ठीक 15-16 किलोमीटर ठीक पहले पड़ती है। यानी मलियाबाद जो कि आम के लिए फेमस है, वो और लखनऊ के बीच में कह सकते हैं, बल्कि मलियाबाद से तो बहुत नजदीक है, लखनऊ से थोड़ा दूर है। यानी लखनऊ से करीब 15-20 किलोमीटर पहले, 15-16 किलोमीटर, 20 भी नहीं। जहां पर ये काकोरी है, वहां पर अगर आज भी अगर आप देखेंगे ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक, तो आसपास रेलवे ट्रैक के अगल बगल बड़े ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई पड़ते हैं। तो वहां पर ये पूरा प्लान था कि ट्रेन को वहां रोकेंगे, लूटेंगे, और उसके बाद जो है सब फिर भाग जाएंगे। तो वहां पर जैसे पहुंची ट्रेन, तो जैसा कि पहले से प्री प्लान था, और ट्रेन को रोकने का एक ही साधन होता है, वो है चैन पुलिंग, जैसे आज भी होती है। हर एक डिब्बे में लगी होती चैन। जब भी कोई गिर जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो ट्रेन को चैन के जरिए चैन खींच के रोका जा सकता है। तो राजेंद्र लाहड़ी जिनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने उस जैसे ही ट्रेन पहुंची वहां पर, तो इन्होंने उसकी चैन खींच ली, और जब चैन खींच लेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेन रुक जाएगी। अब जब ट्रेन रुक गई तो अपने अपने काम पर, जैसा कि पहले से तय था कि कौन क्या करेगा, लग गए। और हाँ, एक इनका बिल्कुल क्लियर कट संदेश था कि किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा किसी भी हाल में। जैसे ट्रेन रुकी, सारे लोग गार्ड के डिब्बे की तरफ कुछ लोग चले, कुछ लोग हवाई फायर करने लगे, कुछ लोग अपना अनाउंसमेंट कर रहे होंगे कि भाई आप लोग कोई ना आना, आपसे कोई मतलब नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, मतलब वगैरह वगैरह, जैसा कि होता है। बक्सा को नीचे खींच लिया गया,
ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। अब सीधी सी बात, गार्ड ने कहते कुछ तो विरोध किया होगा, लेकिन विरोध करता तो उसकी खोपड़ी खाली हो जाती, तो इसलिए सीधी सी बात है। तो बक्सा के लिए अब बक्से में लगा था ताला। और जैसे अभी शुरू में कहा था स्टोरी के, अशफाक उल्लाह खान काफ़ी मजबूत इंसान थे फिजिकली, तो कहा जाता है जब बक्से का ताला नहीं टूट रहा था तो अशफाक उल्लाह खान को कहा गया कि तुम तोड़ो, हथौड़े से मतलब ताला तोड़ दो, क्योंकि बक्सा इतना लेके थोड़े भाग पाएंगे, इतना भारी बक्सा ही होगा, कम से कम 30-40 किलो का, प्लस उसमें पैसा रहा होगा, और उस जमाने में नोट थोड़े रहे होंगे, तो मतलब सिक्के रहे होंगे, चांदी के, सोने के, जिसके भी हों, उनका भी वजन। तो अब उसको तोड़ने के लिए जब कोशिश की, और ये तो ऑलरेडी पहले से बंदूकधारी यानी पिस्टल या जो भी रहा हो इनके पास रहा होगा, अब जब हथौड़ा चलाएंगे तो पिस्टल तो किसी को दे देंगे। तो इन्होंने अपने एक साथी थे जिनका नाम था मनमथ नाथ, उनको वो पिस्टल दे दिया कि तुम रोक लो, अभी इसको बक्से को तोड़ते हैं। अब मनमथ नाथ साहब से जो गड़बड़ी कहा जाता ये हुई कि उसी ट्रेन में जब ट्रेन रुकी तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अहमद अली। वो ट्रेन जब रुकी होगी तब जब कुछ ऐसा घटनाक्रम हो रहा होगा तो कुछ लोगों ने देखा होगा क्या हो रहा है, चलो आओ देखें चल के। तो कहा जाता है कि जो अहमद अली नाम का व्यक्ति था वो इनकी तरफ बढ़ता, आप लोग देखने के लिए आ रहा, उसका कोई इंटेंशन नहीं, ये थोड़ा रहता कि हम ये जो मतलब ये हम किसको कोई अवरोध पैदा करेंगे, व्यवधान। अच्छा, मनमथ नाथ साहब को ये लगा कि ये व्यक्ति आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ कर जाए कुछ, तो उनसे वो फायर हुआ और अहमद अली की वहीं पर मौत हो गई। यानी इस काकोरी घटनाक्रम में कोई अगर मरने वाला कोई भी व्यक्ति था तो वो अहमद अली नाम का एक व्यक्ति था जिसकी मौत हुई थी। खैर, पूरा खजाने को लूट लिया, चादरों में भर लिया, क्योंकि बक्सा ले जा नहीं सकते थे, चादरों में भर लिया। अब पूरा रात का घटनाक्रम था ये, अब पूरी तरीके से सबने एहतियात के तौर पर देख लिया किसी तरीके से कोई सामान छूट ना जाए, क्योंकि छूटने का मतलब फिर पकड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। सारा सब कुछ एकदम सब देख लिया, लेकिन कुछ भी कर लो, कई बार क्या होता है कि कुछ भी सावधानी बरत लो, कुछ ना कुछ छूट जरूर हो जाता है। तो जिन चादरों में इन लोगों ने सारा सामान पैक किया था, यानी खजाना, वो जो उसमें 4600 रुपये टोटल थे, यानी जो सामान काकोरी कांड में जो लूट हुई थी वो टोटल 4600 रुपये की थी। अब जो है वो सामान मान ली, जिन चादरों में बांधा था वो एक चादर वहीं गलती से, रात का समय था, वो छूट गई। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी कहीं से कोई सामान खरीद के लाते तो उस पर वहां की मोहर लगी होती कि फलाने की जगह फलाना दुकानदार या इसकी ऐसी, और वो चादर ही पकड़ने का कारण बनी। जब ये ट्रेन लूट के ये सब लोग जहां जिनको जाना था चले गए, अगले दिन पूरे बड़े बड़े अखबारों में ये कहा कि ट्रेन काकोरी पे ट्रेन लूट गई, ट्रेन लूट गई, जिसे मारने खबरों में पूरा एकदम खबर, सब अखबार ही अखबार छपे पड़े कि ट्रेन कांड हो गया। सरकार बिल्कुल एकदम हिल गई, सरकार एक्शन में आई। तो जब जांच पड़ताल हुई तो वहां पर एक चादर मिली, और चादर पे शाहजहांपुर के किसी दुकानदार या किसी का नाम या निशान था। तो इससे ये पुलिस को पता लगा, यानी अंग्रेजी सरकार को उस जमाने में, कि इसमें शामिल व्यक्ति शाहजहांपुर के हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर वो शाहजहांपुर में उस दुकानदार तक पहुंचे, दुकानदार से और तक पहुंचे होंगे, धीरे धीरे फिर जो लोग इसमें थे उनकी अरेस्टिंग शुरू हुई। इसमें सबसे पहले जो है बनवारी लाल जो है वो गिरफ्तार हुए थे। अब जब इनकी, हाँ, और उस जमाने में सरकार ने इनकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपये का इनाम रखा था। उस जमाने में 100 साल पहले 5000 रुपये का मतलब आज के जमाने में 5 करोड़ मान लीजिए, जो कम से कम। अब जब सभी लोगों को धीरे धीरे अरेस्ट हो गए, और सबसे बाद में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अरेस्ट हुए। अब जब अरेस्टिंग के बाद, जो कि मतलब जितने करीब करीब 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अब गिरफ्तारियों के बाद फिर मुकदमे की बारी आती है, ये मुकदमा शुरू होता है। और मुकदमा जो है वो, जो इसकी मुकदमे की शुरुआत हुई वो 21 मई 1926 को मुकदमा शुरू होता है। और मुकदमा जो शुरू हुआ वो एक रोशन दौला नाम की एक वहाँ कचहरी, जो कैसरबाग, लखनऊ अगर गए होंगे तो कैसरबाग जो बस अड्डा है उसके थोड़ा सा उसी के पास में देखेंगे, आज भी रोशन दौला शायद परिवार न्यायालय का कुछ आज भी वहाँ पर कोर्ट वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये मुकदमे का शुरुआत होती है। लेकिन बाद में इसे जो है आगे शुरुआत, एक रिंग थिएटर जो कि आज लखनऊ का GPO जिसे कहा जाता है, हजरतगंज में है, चौराहे से बिल्कुल पास में,
तो बाद में ये वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा शुरू हुआ, इनके जो काकोरी कांड में जो शामिल सदस्य थे, इनके ऊपर मुकदमे की जो धाराएं, यानी आईपीसी जो अब बदल गई है, आईपीसी की धारा 120 बी जिसे षड्यंत्र कहा जाता है, 121 ए, आईपीसी की धारा 396 जो कि डकैती, आईपीसी की धारा 302 जो कि मर्डर होता है। और मर्डर आपको बताया था वो अहमद अली व्यक्ति का हुआ था, एक तो वो 302 प्लस डकैती माल लूटा 396 बन गए। तो इन धाराओं के तहत मुकदमा चला। अब मुकदमे में सीधी सी बात है, कोई बचाव पक्ष में होगा, कोई उसके अपोजिट पक्ष में होगा, तो वकील नहीं खड़े होते हैं जिससे एक वादी एक प्रतिवादी की तरफ। तो इसमें जो है जब मुकदमा शुरू हुआ तो मुकदमे में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जैसे अशफाकुल्ला खां, बहुत सारे लोगों पर जब मुकदमा शुरू हुआ तो उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से सरकारी वकील जो थे वो थे आपके जगत नारायण मुल्ला, जो सरकार जिन्हीं जो अंग्रेजों की तरफ से इनके खिलाफ क्रांतिकारियों की तरफ से वो वकील थे। और क्रांतिकारियों की तरफ से बहुत सारे वकील थे जिनमें चंद्रभानु गुप्त का नाम आता है, वल्लभ भाई पंत का नाम आता है, बहुत सारे लोग थे इनको डिफेंड करने के लिए। इस मुकदमे का यानी कह सकते हैं जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है ना, कभी कभी जल्दी फैसला होती है, इसका मुकदमे का जो फैसला आता है वो 6 अप्रैल 1927 को आता है। 6 अप्रैल 1927 को जो है मुकदमे का जब फैसला आता है तो उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा और अन्य लोगों को आजीवन कारावास और कुछ अन्य तरीके की सजाएं होती हैं। इस फैसले का जो है जैसे होता है ना, हम लोग जब लोअर कोर्ट से के फैसले को आप चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, तो इसके फैसले को जो है अपील की गई 18 जुलाई 1927 को, यानी हाई कोर्ट। उस जमाने में इसे कहा जाता था अवध मुख्य न्यायालय, जो कि आज हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच जिसे आज हम लोग कहते हैं, उसमें अपील की गई। उसके बाद फिर डिफेंड करने वाले होंगे, एक आरोप लगाने वाले होंगे। तो कुल मिला के मुकदमा चला और 22 अगस्त 1927 को इसका फैसला आ गया। फैसले में ठीक वैसे ही जो कि निचली अदालत ने 4 लोगों को फांसी, अन्य लोगों को अलग अलग टाइप की कारावास की सजा बरकरार रखी। इस दौरान कहा जाता है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग घटना हुई थी कि जो जगत नारायण मुल्ला जो थे, जो कि सरकारी वकील थे, कहा जाता है उन्होंने पूरी कचहरी यानी अदालत में एक बार, जिसे होता है ना हम लोग बोलते हैं मुलजिम शायद उर्दू या अरबी का वर्ड है, मुलजिम जिसे हिंदी में अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने मुलजिम की जगह मुलाजिम बोल दिया। अब मुलाजिम बोलते हैं इम्प्लाई को। तो कहा जाता है कि उसमें बड़ा इनकी जगत नारायण मुल्ला की बड़ा किरकिरी हुई। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि साहब हमें मुलाजिम ना कहो, मुलाजिम तो तुम हो जो कि सरकारी पैसा ले रहे हो, हम थोड़े मुलाजिम, हम तो कोर्ट के अदब की वजह से यहाँ चले आए, कुछ ऐसा कहा था। खैर कुल मिला के ये घटना हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यानी गवर्नर जनरल से लेके प्रीवी काउंसिल तक यानी बहुत सारा कोशिश की गई कि इनकी जो 4 लोगों को मौत यानी फांसी की सजा दी गई, इसको आजीवन कारावास में बदलवाया जाए या इनको जो है कम कराया जाए किसी तरीके से। बहुत सारा कोशिश की, लेकिन अंततः अंग्रेज बिल्कुल एकदम इस बात को अंग्रेजी सरकार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में लग रहा था ये बहुत बड़ा मतलब हमारे ऊपर चोट है, अगर हम इसे माफ़ भी कर दिया तो आगे जाके फिर कुछ ऐसा होगा। कुल मिला के वो इसको माफ़ करने के मूड में नहीं थे, जो कि न किया। और फिर इसी तरीके से दिसंबर 1927 में अलग अलग जेलों में इन 4 लोगों को फांसी की दी जाती है, जिसमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, इस बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, गोरखपुर की जेल में, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एक तरफ 4 जेल के नाम लिख देते हैं और एक तरफ 4 क्रांतिकारियों के नाम लिख देते हैं, इनमें किस जेल में किसे फांसी दी गई, बहुत बार मिलाने को पूछा गया है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई और राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दी गई। यानी 4 अलग अलग जेलों में अलग अलग टाइम पर दिसंबर 1927 में ही
इनको फांसी दे दी गई। और उसमें एक आखिर में एक